नमस्कार मित्रों, एक बार फिर किसान आंदोलन की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश के सभी प्रमुख किसान जो नेता हैं, जो समितियां हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं हर प्रदेशों से, वो करीब करीब सभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अपनी बात वो सरकार से कर रहे हैं। सरकार, देखिए, वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही संजीदगी से काम ले रही है। और चूंकि ये किसानों का मसला है और उसको भी ये लग रहा है कि अगर कुछ सुधार हो जाए और किसानों की और बेहतरी हो जाए तो उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए वो एक समय ले करके अपने विशेषज्ञों के साथ मीटिंग कर रही है और कुछ न कुछ और जो जो पहले जो कानून था उसमें सुधार करके जो भी थोड़ी शंका आशंका किसानों को है उसको दूर करने का वो प्रयास कर रही है। मेरा तो मानना है कि जो जो किसान बिल है उसमें बहुत बदलाव नहीं होगा, लेकिन एमएसपी को लेकर के लिखित आश्वासन हो, कंट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जमीन के बारे में कि वो जमीन जो है वो उनके हाथ से न चली जाए, इसका कुछ आश्वासन हो। प्लस जो न्याय की जो प्राधिकरण की बात कही जा रही है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। संशोधन इतना ही होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्क्रैप हो जाएगा कि कानून से हटा दिया जाए या इसको निकाल दिया जाए, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हम उसी की बात करेंगे जो है, लेकिन थोड़ा इस कानून में और आंदोलन की बात करने के पहले अगर हम कुछ पंजाब के बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा जी, क्योंकि ये देखिए आंदोलन प्रमुखतः देखा जाए तो पंजाब से ही शुरू हुआ है और मुख्यतः पंजाब के किसान ज़्यादा आंदोलन रत हैं इसमें जो है। देखिए, अगर राज्यवार जनसंख्या को देखा जाए तो सबसे अधिक दलितों की संख्या वो पंजाब में है। पूरी राज्य की जो जनसंख्या है उसका 31.94 32%, यूँ कहिए कि करीब करीब एक तिहाई जनसंख्या जो है वो दलितों की है पंजाब में। और वहाँ उनका जो लैंड फार्म का जो होल्डिंग है वो करीब 3.2% है। तो देखिए कितना ज़्यादा असंतुलन है जनसंख्या में और कृषि की भूमि में, वहाँ के बंटवारे में जो है। जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 8.6 परसेंट है राष्ट्रीय स्तर पे, जबकि उनकी जो जनसंख्या है वो 16.6% है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दलितों की संख्या 16.6% और जमीन उनकी कितनी 8.6, और पंजाब में जो है दलितों की संख्या एक तिहाई दूने के करीब है, 16.6 से दूना करीब मान लीजिए, और जमीन वहाँ जो है 3.2 उसकी आधी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा शोषण पंजाब में है। और एक और आपको प्रमुख बात मैं बता दूं जो है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लैंड फार्म है, जो ज़मीन है, जो प्रति व्यक्ति ज़मीन हम कह सकते हैं जो खेती के लिए, वो दिन ब दिन जो है सिकुड़ता गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, पीढ़ी में बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो लैंड का जो है फ्रेगमेंटेशन हुआ और लैंड होल्डिंग की साइज और कम हो गई। लेकिन विडंबना देखिए, पंजाब में ठीक इसके उल्टा है। वहाँ जो जो लैंड साइज था वो बढ़ गया है जो है। ये बहुत शोध का विषय है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी ज़मीन दलितों की थी, उन दलितों की ज़मीन जो है वहाँ का जो भी धनाढ्य कर सकते हैं, उसको अपर कास्ट कर सकते हैं, वहाँ के जमींदार कर सकते हैं, वो बड़े लोग जो भी कह लीजिए जो है, वो सब लोग दलितों की ज़मीन को खरीद लिए लोग जो है। और ज़मीन और वहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो लैंडलेस हो गए। और इसीलिए पंजाब में 68% से ज़्यादा लोग कर्जदार हैं वहाँ के बड़े-बड़े काश्तकारों का। हमारे यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार में आपको गरीबी होगी ज़रूर जो है, लेकिन किसी बड़े काश्तकार का वो ऋणी हो जाए, ऐसा बहुत कम मिलता है। ये वहाँ पे पंजाब में 68% है जो है। जो जो कर्जा लिए हैं उन्हीं से कर्जा लिए हैं, और एक तरह से देखा जाए तो बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर होके उनका काम करते हैं।
तो ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, आप इसमें पाइएगा, अगर जो ये लोग रात में कम्बल ओढ़ करके जो सो रहे हैं लोग, अगर इनका आधार कार्ड खोजिएगा ना, तो आप पाइएगा कि ये वही हैं, उनके आदमी लोग हैं, उनके सो रहे हैं, उनके आंदोलन में भेज रहे हैं, और जो बड़े किसान हैं वो मज़े कर रहे हैं जो है। तो यहाँ भी उनका शोषण है जो है। तो कुल मिला-जुला करके पंजाब की स्थिति वो बहुत ही दयनीय है, और छोटे लोगों का खेत बड़े लोग ले लिए, और वहाँ इसीलिए उनकी उनकी फार्म की साइज़ भी बड़ी हो गई, और एमएसपी वगैरह का सबसे ज़्यादा लाभ इसीलिए वो उठाते हैं। उपज करते हैं, और क्रय केंद्रों पे जो जो भी एमएसपी है उसको रेट देते हैं, और बाकी राज्यों से वो इसीलिए जो है बढ़िया है, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, इनोवा से चलते हैं, और हम आम किसान जो है वो देखते हैं कि क्या हालत है। तो देखा जाए तो ये आंदोलन ये 2 तरह के किसानों का है। एक वो किसान जो लघु और सीमांत है, जो ये 4 हेक्टेयर से कम वाला है, उसके लिए किसान बिल से कोई बहुत लेना-देना नहीं है। और एक ये लोग हैं जो 4 हेक्टेयर से ऊपर, 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान हैं, जो पंजाब में हैं जो है, इन लोगों को इससे ज़्यादा जो लग रहा है कि नुकसान है। नुकसान का कारण क्या है कि अकेले पंजाब में करीब-करीब 50,000 आढ़तिया हैं। 50,000 आढ़तियाँ अगर हैं, तो सोच सकते हैं कि उसमें एक आढ़तियों पे 5-7 लोग काम करते होंगे, तो कितने परिवार होंगे जो है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो है, उससे प्रभावित है बिचौलिया से जो है, और ये बिचौलिया खत्म हो जाएँगे, सबसे ज़्यादा चिंता इन लोगों की यही है जो है। देखिएगा, अगर सरकार इनकी बात मान भी ले, तो इनका एक अगला जो कदम होगा ये कि हमको एमएसपी जो है स्वामीनाथन वाली चाहिए जो है। अब स्वामीनाथन वाले एमएसपी क्या है, ये कभी मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगा जो है। तो अब जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये कि एमएसपी सरकार अगर लिखित रूप से आश्वासन दे दे, और अगर वो गारंटी कर दे, जो निजी क्षेत्रों में जो लोग खरीदें उनको ये कह दे कि आप इसके दाम नीचे खरीदेंगे तो आपको जेल जाएँगे, यानी कि संज्ञेय अपराध हो जाए, तो इसका नुकसान क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी जब तय होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि धान की 4 वैरायटियाँ हैं तो उनके एमएसपी जो है 4 तरह के तय हों। गेहूँ की जो है वो विभिन्न तरीके के एमएसपी, वो एक एमएसपी होता है। अब धान की जो पैदावार है, वो उसकी प्रजातियाँ हैं, वो तरह-तरह की हैं। तो उसमें जो है पैदावार कम है, कुछ में अच्छा है, कुछ की अच्छी क्वालिटी है, कुछ खाने योग्य है, कुछ नहीं खाने योग्य हैं। तो ये एक विभेदीकरण है। उसका एक मूल्य कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है जो है, पहली बात तो ये समझिए आप जो है। दूसरी बात कि खरीदारी जो होती है, वो धान की हो या गेहूँ की हो या अन्य फसलों की भी, तो वो एक सीज़न होता है। जैसे कि अभी इस समय जो है अब धान की खरीदारी जो है क्रय केंद्रों पर सरकारों द्वारा होना शुरू हो जाएगा। और ये 2-3 महीना तक चलेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि 2-3 महीना तक खरीदारी होती है, और फिर बीच में अगर किसान बेचना चाहता तो वो कहाँ बेचेगा जो है? उसको व्यापारी के पास जाना पड़ेगा ना। और व्यापारी को आपने कर दिया कि वो जो रेट तय है, उससे वो नीचे का माल ना खरीदे, वरना जेल जाएगा। इसमें इससे होगा क्या? भई आपकी जो धान की जो क्वालिटी है, वो तो देख कर के वो खरीदेगा। लग रहा है कि नहीं, आपकी तो क्वालिटी नहीं है, तो नहीं खरीदेगा। उसके बाद से किसान की स्थिति जो है अब पहले से यहाँ पे और ख़राब हो जाएगी। मसलन कि एक तो राज्य सरकार का सीज़न नहीं है, तो क्रय केंद्र पे उसकी वहाँ पे बिक्री नहीं होगी, व्यापारी भी नहीं खरीदेगा, तो फिर उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी पैसे की तो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? कभी सरकार या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या इस संज्ञेय अपराध कर रहे हैं, उसको ये लोग कभी सोचेंगे? उस समय किसान कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है किसानों का, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज़ कर लीजिए कि आपने कोई एक व्यवस्था बना दिया कि भाई 1200 या 1500 रुपया कुंतल अमुक उत्पाद है, और आपको पता है
कि व्यापार में डिमांड और सप्लाई, मतलब मांग और आपूर्ति, इन दोनों के आधार पे ही बाजार चलता है। ये हमारा कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है कि हम एक मूल्य तय कर लिए और वो उसी रेट पे चलेगा जो है। लोकतांत्रिक देश में व्यापार जो है अपना अपना बाजार स्वयं ढूँढ लेता है और स्वयं उसको व्यवस्थित कर लेता है। इसमें क्या होगा, सपोज़ कर लीजिए कि आप किसी वर्ष जो है आलू की बहुत बड़ी खेती हो जाए, तो जब आलू की बहुत बड़ी खेती हो जाएगी, गेहूँ की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी या धान की उपज बहुत ज़्यादा हो जाए, तो स्वाभाविक है कि धान का भाव गिरेगा। तो धान का भाव जब गिरेगा, तो व्यापारी क्यों आपका जो मूल्य तय है एमएसपी का उस पर खरीदेगा? आप ज़रा सोचिए इस बात को कि क्या ये उचित है? इसलिए मेरा समझना ये है कि एमएसपी को ये निजी क्षेत्रों में गारंटी कर देने वाली जो बात चल रही है कि इससे कम खरीदने पर उनको जेल भेजा जाए या संज्ञेय अपराध किया जाए, ये बहुत ही मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक नहीं है और ये बहुत चलने वाला नहीं है। इसमें अंततोगत्वा वो किसान को ही नुकसान होगा। देखिए, व्यापारी तो व्यापार करने वाला है, उसको तो लाभ-हानि से मतलब होगा। वो हो सकता है कि ये जिन चीज़ों पर एमएसपी निर्धारित है उनको छोड़ कर के वो किसी और काम में लगेगा। उसका तो जीवन यापन करना है, तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि वो किसान के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो किसान की दुर्गति हो जाएगी और जो भी थोड़ा बहुत उसको कम दाम ही सही अपने कृषि उपज को बेच बेच लेता था वो आड़तियों के यहाँ, व्यापारियों के लिए, वो भी नहीं बेच पाएगा जो है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में सरकार को भी और लोग जो इसकी पैरवी करें उसको भी इस चीज़ों को जो है वो समझना चाहिए जो है। इसमें दूसरा विषय है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लोग कह रहे हैं कि ज़मीन जो है वो ले लेगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो है। तो देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है और अगर ये आशंका है तो सरकार को इसमें चाहिए कि एक लिखित रूप से आश्वासन दे जाए कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो केवल आपके कृषि के उत्पादन से संबंधित जो कीमत और जो व्यापार है उसी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ज़मीन से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका नहीं होगा, ताकि जो है किसान को के अंदर जो भय है, संशय है, वो दूर हो जाए जो है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये चर्चा पे है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में जो झगड़े हैं, उसको एसडीएम के और ट्रिब्यूनल से ना समझा करके ये कोर्ट में जाए। देखिए, बहुत ये भी एक चीज़ मेरे ख्याल से कि ये बहुत अच्छा सुझाव नहीं है। सुझाव अच्छा इसलिए नहीं है, देखिए, न्यायालय पे सरकार का कोई दबाव नहीं होता है और फिर न्यायालय में आप देखते ही हैं कैसे मुकदमे चलते हैं और कितने बरस लग जाते हैं। अभी प्रशासन के अंदर में एसडीएम और डीएम के अंदर में रहेगा जो है, तो यहाँ प्रशासन का दबाव भी रहेगा कि जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए और ये देखा जाए तो किसानों के हित में होगा यहाँ पे मुकदमे को लड़ना और पैरवी करना जो है। और फिर जब न्यायालय में जाएगा तो फिर वो उसके हाथ से निकल जाएगा और न्यायालय की महिमा तो आप देख ही रहे हैं। वहाँ तो न्याय जो है केवल साक्ष्य के और गवाह के आधार पे होता है जो है। दूसरा तो कुछ होता नहीं है। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आप कितना सही हैं, कितना गलत हैं, कौन न्याय है और कौन किसी के साथ नहीं है जो है। वहाँ 2 चीज़ अगर आपके पक्ष में नहीं है तो निर्णय नहीं आएगा। इसीलिए आजकल जितने भी अपराधी हैं क्यों छूट जाते हैं? इसलिए कि कोई साक्षी नहीं मिलता उनके खिलाफ में। ये जानते हुए भी कि वो अपराधी है, तो भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा तो एकदम सुझाव है कि ये न्यायालय को इसको भेजना जो है, ये बहुत जो है वो अच्छा सुझाव नहीं है। इसी को आप जो है एसडीएम के कोर्ट में या कोई ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इसी को एक समयबद्ध कर कर के और अगर ऐसा निर्णय जल्दी नहीं होता है तो वहाँ उसमें जो अधिकारी हैं उनको दंड की कुछ प्रक्रिया रखिए कि वो उसको अच्छे से सुचारू रूप से करें। न कि आप उस न्यायालय में भेजिए कि फिर वही वकील के बीच में वो आदमी किसान जो है घिसता रहे और उसका कुल मिला-जुला करके बेड़ा गर्क हो जाएगा जो है। तो ये भी सुझाव जो है वो न्यायालय वाला हमारी समझ से ये उचित नहीं है। तो दोनों बातें मैंने आपके सामने जो है वो रखी जो है और समय होने से ये जो संज्ञेय वाली बात थी, मैंने आपसे वो बात कही। सीजन जब नहीं रहेगा तो उस समय व्यापारी के पास किसान जाएगा
वहाँ किसान आपका व्यापारी जब माल नहीं खरीदेगा तो उसमें किसान क्या करेगा? तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि ये वीडियो एमएसपी के ऊपर है और इसको आप समझिए। और मैं आंदोलन के बारे में एक बात बता दूँ कि ये आंदोलन, ये किसानों की लड़ाई हक के लिए नहीं हो रहा है। इसमें जो है विपक्षी जो है राजनीति कर रहे हैं। और अभी देख लीजिएगा, अगर सरकार एमएसपी की बात मान भी जाए, गारंटी भी कर ले, तो अगला मांग देख लीजिएगा 2-4 दिन में आपके सामने फिर शुरू हो जाएगा कि एमएसपी जो है सरकार जो रखी है वो एमएसपी नहीं, हमको स्वामीनाथन वाले एमएसपी चाहिए। तो फिर स्वामीनाथन वाली एमएसपी को निकालने में जो अभी 1.5 गुना है, उससे भी ज़्यादा जाएगी लागत जो है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन को, किसान का जो आंदोलन है इसका राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और किसानों की हक की लड़ाई नहीं है ये। मुझे तो लगता है कि ये पूरे के पूरे जो सामंती किसान हैं, उसको इस बिल को हटाना चाहते हैं, और जो लघु और सीमांत किसान हैं बेचारे, वो चुप बैठे हुए हैं। आज ज़रूरत है उनको खुल कर के सामने आने के लिए, और जो नई बिल किसान की बिल है उसको समर्थन करने के लिए, और इन लोगों को विरोध करने के लिए जो है। और एक मेरा सुझाव है सरकार को भी कि देखिए, जो बड़े काश्तकार हैं, देखिए 25 बीघा से ऊपर ऊपर किसान हमारे यहाँ उत्तर उत्तर प्रदेश में जो है बहुत कम है जो है। तो मेरा कहना ये है कि जो 4-5 एक हेक्टेयर से ऊपर की जो किसान हैं, उनको उनसे एमएसपी से बाहर किया जाए। क्योंकि पंजाब में जो खरीदारी हो रही है वो 64% कुल खरीदारी की जो है, ये वही लोग खरीदते हैं। ये वही लोग हैं जो 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान हैं। अगर इनकी खरीदारी बंद हो जाएगी तो बाकी जो किसान हैं, जो सीमांत लघु लघु किसान हैं, उनकी खरीदारी एमएसपी पर आराम से होगी जो है। वो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार को चाहिए कि जो 4-5 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान हैं, उनको एमएसपी से बाहर करें। उनको एमएसपी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग फॉर्च्यूनर और इनोवा पर चढ़ने वाले लोग हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है जो है। एक तरह से देखा जाए तो वो किसान व्यापारी हैं जो है, तो सरकार उनकी चिंता ना करे, छोटे किसानों की चिंता करे। जो लघु लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनकी उनके बारे में सोचे जो है, और उनको एमएसपी गारंटी से वो मुहैया कराए। तो ये मेरा वीडियो एमएसपी पे रहा है। आपको आशा है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आगे मिलती रहे और मेरा वीडियो जब भी आए आप तक पहुँचे। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो तक के लिए